गाइड वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और पिछले 24 घंटे बड़े हंगामा खेज रहे कि 5 साल बाद एक बार फिर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने ख़ज़ाने के वज़ीर की हैसियत से अब तो थोड़ी देर बाद हल्फ उठाएंगे कि सेनेट से तो हल्फ उठा ही चुके हैं। और वो जो कहा जा रहा है कि एक वज़ीर ख़ज़ाना ने मुफ्ता इस्माइल को लेकर शहबाज शरीफ लंदन गए और दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना को लेकर यहाँ पर आ गए। और सॉरी टू से मुफ्ता इस्माइल ने बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ी मेहनत की, लेकिन जिस तरह हटाए गए, निकाले गए, बाज़ारी ज़बान में मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि तेरे कूचे से हम निकले। और अब देखना यह है कि डॉर की डॉक्ट्राइन क्या जादू की छड़ी है जिससे वो 20 अरब डॉलर का इस वक्त जो फौरी खसारा है उसे ख़त्म कर सकेंगे। मैंने कहा ना कि वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के साथ वो रात गए, एयरपोर्ट उतरे और उन्होंने उस वक्त मीडिया के सामने बड़े जचे तुले नपे तुले अल्फाज में ये कमेंट्स दिए। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। मुस्लिम लीग नूर के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़ज़ाना की जिम्मेदारियाँ कबूल करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और देखिए कि वो जो फिर हमारे इस्लामाबाद यानी इस्टेब्लिशमेंट के सिस्टम के जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना 5 साल तक बाहर रहे और बेशुमार किस्म के करप्शन समेत उन पर केसेस थे, न सिर्फ एयरपोर्ट उतरते हैं बल्कि आज सेनेट से जैसे बावक़ार इदारे में भले कितने ही शोर हंगामा हो हल्फ भी उठा लेते हैं हमारे मोहतरम सेनेटर इसाक डार साहब। इसाक डार साहब तशरीफ लाएं ओथ के लिए। गालिबन अब से थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद वो वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से भी हल्फ उठा लेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माहिर मईशत। डॉक्टर साहब, इसाक डार को बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना भी आपने फॉलो किया होगा, मुफ्ता इस्माइल साहब को भी किया, और उन्होंने माजी को याद करते हुए, हालांकि जो वज़ीर ख़ज़ाना होता है वो तो हुकूमत का होता है, रियासत का होता है, वो उसका कोई सब कुछ हाथ पे तो नहीं होता, तो क्या मुफ्ता इस्माइल के पास कुछ नहीं था, अब इनके पास जादू की छड़ी है, चेंज कर देंगे, कहते हैं 1998 में भी मैंने चेंज कर दिया था, ऐसा ही है मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब? जी मुजाहिद साहब, इसाक डार साहब के हवाले से हम दो किस्म की बातें कर सकते हैं। एक तो उनकी जो माजी की कारकर्दगी है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और फिर नए चैलेंजेस जो हैं जो उनको सामना करना पड़ेंगे उसकी बात कर सकते हैं। और उन दोनों का तजिया करने के बाद कुछ कंक्लूजन जो है समझता हूँ कि हम निकाल सकते हैं। अगर माजी की कारकर्दगी की बात की जाए 2013 से 17 जो 4 साल उनको मिले थे मुजाहिद साहब, वो मैं देख रहा था कि अगर फीकस आमदन जो है जो पर कैपिटा इनकम कहलाती है, अगर उसके हवाले से हम बात करें तो 2013 में जो औसत आमदन थी पाकिस्तानी की, एक पाकिस्तानी की, वो तकरीबन 1208 डॉलर की थी। वो 4 साल गुजरे हैं जिसमें साहब के वज़ीर ख़ज़ाना रहे, तो वो आमदन बढ़ के कहीं 1630-31 पे पहुंच गई, यानी कि उन 4 सालों में औसतन आमदन पाकिस्तान के तकरीबन 35% इजाफा है उससे। फिर आजकल आप सोचिए कि महंगाई बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पाकिस्तानी जब में पूछा जाए तो कोई 84-85% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी का इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का इशू है। तो मैं देख रहा था कि 2013 में जब इसाक डार साहब ने वजीर ख़ज़ाना का कलमदान संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई 7
7% की महंगाई की शरह थी। तो डॉक्टर साहब, और कोई डॉक्टर साहब, ये जो फौरी मसला है कि ये आप ही के मैं फॉलो कर रहा था कि कोई 20 अरब डॉलर हमें चाहिए, ये कहाँ से लाएंगे? IMF ने बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है 1.3 बिलियन डॉलर, सऊदीया ने कहा है अपने पास रख लो, बाकी भी जो प्लेजेस तो खैर बहुत हो रहे हैं सैलाब के हवाले से, लेकिन उनमें से 30% भी नहीं आए। तो ये 20 अरब डॉलर का खसारा कैसे, 20 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे जबकि इम्पोर्ट उतनी ही है, एक्सपोर्ट में मजीद कमी आ रही है, बाकी इंडस्ट्री का भी हाल आपको सामने है। फिर सैलाब से कहते हैं 30-35 अरब डॉलर का लॉसेस, नुकसान हो गया, वो कहाँ से पूरा करेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी मुजाहिद साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं माजी की कारकर्दगी की एक बात और कर लूं, फिर आपके सवाल पे आ जाता हूं। फिर अगर हम 2013 में देखें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यानी कि जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही थी, वो कोई 1 अरब नहीं बढ़ पा रही थी। और 2000 में जिस साल इसहाक डार साहब का जो आखिरी साल था, यही जो बैरूनी सरमायाकारी है वो तकरीबन गुना बढ़ गई थी, कोई 2.6 2.7 अरब डॉलर पे वो पहुंच गई थी। तो माजी की कारकर्दगी में चाहे वो फीका सामदन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, या वो बैरूनी सरमायाकारी हो, उसमें नुमाया इजाफा जो है वो हमें नजर आया था। अब आपका सवाल कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो चैलेंजेस 2016-17 में थे, आज 2022 में बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज का आपने जिक्र कि जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो आप 30 अरब डॉलर की बता रहे हैं, उसको किस तरह पूरा किया जाएगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो है रुपए और डॉलर की जो बैलेंस है, जो पैरिटी है, उसके ऊपर किस तरह काबू पाएंगे इसहाक डार साहब। और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो अवाम के हवाले से है वो महंगाई का है। तो ये दोनों चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 30 बिलियन डॉलर इकट्ठा करना और जो खसारा है करंट अकाउंट का, जो खसारा है हमारे बैरूनी पेमेंट्स का, इसको किस तरह पूरा किया जाता है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन तवक्कुआत जो हैं, चाहे वो PMLN के अंदर से हों या मैं समझता हूँ बाकी पाकिस्तानियों की हों, वो बहुत ज्यादा हैं इसहाक डार साहब से। ये भी कहा जा रहा है कि वो डॉलर के रेट को संभाल लेंगे, वो महंगाई नीचे ले आएंगे। PMLN की एक तवक्को ये भी है कि साल शायद इलेक्शन का होगा, बहुत सारे वसाइल इसहाक डार साहब ऐसे निकाल लेंगे जो उनको इलेक्शन जीतने के लिए काम आएंगे। लेकिन ये सारी बात जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, इन पे पूरा उतरना बहुत ही मुश्किल होगा। और एक चीज हमने देखी है कि अगर तवक्कुआत बहुत ज्यादा हों तो फिर अगर वो पूरी नहीं हो पाती तो फिर मायूसी होती। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जैसे अगर कंक्लूडिंग सवाल ये करूं कि ये इलेक्शन ईयर भी है और इस वक्त जो एक बहरहाल एक जो भी हैजानी सियासी कैफियत होती है वो मईशत पर भी असरअंदाज होती है। लोग आप जैसे लोगों से पढ़ा सुना है हमने कि सियासी इस्तेहकाम ही ज़रूरी होता है मईशत की बहाली के लिए, जो इस वक्त नहीं है। और आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक स्कैंडल आ गया, उसने तो हिला कर रख दिया, जो ऑडियो और वीडियो का भी है। फिर बाकी भी मैं फॉरेन रिलेशन में नहीं जाऊंगा। तो ये इसहाक डार साहब के बस की बात तो नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम ला सकें। ये जो मुतालबा इलेक्शन का हो रहा है इसको कहें कि नहीं है, इसको नहीं हो जाएगा, और वो उसकी वो जो कंपेन हुई, मतलब इन तमाम सूरत हाल में महज हम एक कोई जो मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कौन सी जादू की छड़ी होगी जिससे डार साहब ये सब चीज़ कर सकेंगे? ठीक डॉक्टर साहब, फ़ारूक सलीम साहब। कोई शक की बात नहीं कि मुल्क के अंदर जो सियासी गैर यकीनी की फजा है वो बहुत असरअंदाज होती है मईशत के ऊपर। तो एक तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं, और फिर बैरूनी मार्केट्स जो हैं जिसमें एक ग्लोबल इन्फ्लेशन जिसको हम कह रहे हैं कि दुनिया की सारी इकोनॉमीज जो है उनमें तारीखी महंगाई आई हुई है। अमेरिका के अंदर कोई 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो महंगाई ने तोड़ा है। बरतानिया के अंदर कोई 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हमारे अपने मुल्क में कोई 47 साल का रिकॉर्ड जो है महंगाई का वो टूट गया है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप डाल देते हैं सियासी गनी, तो यकीनी बात है कि कोई आसान काम नहीं होगा इसहाक डार साहब के लिए। अब तजुर्बा उनके पास काफी है, वो मेरा ख्याल है चौथी दफा वो वजीर खजाना बन रहे हैं।
और अगर आप इस असेंबली की तरफ नजर दौड़ाएं तो शायद ये छठे वजीर आजम है जो छठे वजीर खजाना है जो इस असेंबली ने अपॉइंट किए हैं। थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग। IMF के साथ बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे तो हमें तकरीबन दर्जन भर वेवर्स दिए गए थे। उस वक्त अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट था, अमेरिका हमारी तरफ फेवर से देखता था। आज वो वक्त नहीं है। आज IMF हमसे बड़ी सख्ती से डील करता है। तो चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन PMLN हैज देयर बेस्ट प्लेयर इन द टीम नाउ। अगर मैं फरूख सलीम साहब अगर आपसे सवाल करूं, और शायद सबसे ज़्यादा अहम, और वो डार साहब को डॉलर से जोड़ दिया गया है कि वो कहते हैं जी उनकी आमद से पहले ही डॉलर की उड़ान नीचे की तरफ आने लगी। क्या आप ये समझते हैं कि डार साहब जो है डॉलर को 205, 210, 200 के करीब ले आएंगे 2-3 माह में? डॉलर की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो किस्म की चीजें आ रही हैं। एक तो सट्टाबाजी का आंसर है। हमने देखा कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो सट्टाबाजी करते हैं और मसनूई तरीके से रुपए की वैल्यू गिरा देते हैं। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में हमने देखा कि कोई 8 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 22 अरब रुपया बनाया है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग में सिर्फ पिछले 3 महीनों में। वहां मैं समझता हूं कि इसहाक डार साहब का तजुर्बा ये बताता है कि वो अपना डंडा चलाएंगे और ये जो इंतजामी इक़दाम हैं उनके ऊपर उनका डंडा चलेगा। और ऑलरेडी जो बुनियादी कमजोरी है रुपए की वो हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से है। उसमें क्या इसहाक डार साहब कुछ कामयाब हो सकेंगे? मैं समझता हूं आपको इस बात की सॉलिड से उम्मीद है कि ये 200 के करीब आ जाएगा अगले 1 माह में? शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूं कि मैक्सिमम 4 या 5% और मजबूत हो सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूं कि रुपया मजीद गिरेगा और डॉलर मजबूत होगा। शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब। मुमताज़ माहिर मईशत हमें ये बता रहे थे ख़ासतौर पर डॉलर के हवाले से कि 4-5% ही वो ख़त्म कर सकेंगे, और जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी उनका ये कहना था कि बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए उम्मीद की जाएगी कुछ बेसिक तब्दीलियाँ लाएंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरह का सियासी बहरान है उसमें ये जो अदम इस्तेहकाम मईशत का है या किस तरह पूछे रहेंगे, इसमें सवाल ही सवाल हैं, और जिसका जवाब देना अभी इसहाक डार साहब को इस मुश्किल वक्त में इतना आसान ना होगा। मैं आना तो उस पहले ऑडियो वीडियो लीक्स पे था जिस पर के सबब शहबाज हुकूमत हिल कर बल्कि दहर कर रह गई है। हत्ता कि जब मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हो रही हो, हत्ता कि खुद प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू कर रहे हों, वो भी लीक हो गई है। इससे बड़ा सिक्योरिटी लीक्स नहीं होता। अब तक तो पता नहीं कितने वो जो बामुहावरा ज़बान में कहते हैं कितने गर्दनें जो थीं उनको रोल कर देना चाहिए था, लेकिन सब लोग अपनी जगह बैठे। इस पर गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुना है ना, उनका तरीका है, उनसे रात बात की थी। वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये एक नहीं दो नहीं कहते हैं कि इस तरह की सैकड़ों जो हैं ऑडियो लीक, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और यहाँ तक के कहते हैं जी मार्केट में बाकायदा उसकी जो है बराए फ़रोख्त यानी है कि जो चाहे इस तरह का ले ले, जिसमें बड़े हसास मामलात में डिस्कस किया जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ये लीक्स हैं उसकी जो यानी जिसमें हत्ता के जो इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं वो, और ख़ास तौर पर सबसे अहम बात ये कि इवन प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो गुफ्तगू कर रहे हैं
वो तक जो है लीक्स हो चुकी हैं। आज ठीक है, अपोजिशन का शोर होगा अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो लंदन से जब वापस आए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो उन्होंने ख़ुद इसकी एक लिहाज से एतराफ़ किया कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क या लीक होना है। वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल, और बात मेरी नहीं है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारी उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इसका मैं नोटिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। यकीन हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत ही तस्लीम किया कि हाई प्रोफाइल ये सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन अभी तक जबकि 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी को का ना तो इस्तीफ़ा ले लिया गया है, ना बरतरफ किया गया है, ना ज़िम्मेदार ठहराया गया है। बहरहाल वज़ीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, उनके इदारों से, एजेंसियों से, अफराद से। मेरे साथ तस्लीम नूरानी साहब, साबिक सिक्योरिटी दाखिला मौजूद हैं। नूरानी साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मुझे इसलिए आप दुरुस्त कर दिएगा कि माशाल्लाह आप सिक्योरिटी दाखिला एक अरसे से रहे, और असल में वजारत दाखिला ही होती है जिसे सिक्योरिटी दाखिला चलाता है और जिसके तहत तमाम सिविलियन एजेंसियां, चाहे वो IB हो, FI हो, तो वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदार जो एजेंसी है वो वजारत दाखिला के तहत होती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, दुरुस्त कर दिएगा कि वो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। वैसे तो वज़ीर आज़म के तहत ISI भी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन बेसिकली IB की ही जिम्मेदारी हुई ना मोहतरम तस्लीम नूरानी? नहीं, ऑफिशियली तो यही है, मगर मतलब ये कि इनफॉर्मली और भी इदारे हो सकते हैं। ऐसा तो कोई ममानियत यानी इन द सेंस के एज आई सेड के पेपर पे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, IB ही है। लेकिन एक और जो है, आप तो खैर सिक्योरिटी दाखिला की हैसियत से कई प्राइम मिनिस्टरों के साथ भी रहे हैं। मुझे भी अक्सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुदूर के साथ मुल्क में और मुल्क से बाहर सफ़र करने का मौका मिला है। तो उनका एक साथ जो एक साए की तरह MS यानी मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, जो उनका यानी वो अगर 12 बजे चले तो वो इसको यकीनी बनाता है कि 12 बजे वो चले, 12:15 बजे घर पहुँचे, 12:30 बजे PM हाउस पहुँचे, 12:16 पर उनकी ये मीटिंग हुई। तो एक लाख से मिलिट्री सेक्रेटरी जो बहरहाल GHQ का ही होता है, तो क्या वो भी इस रखेगा इस बात पर नज़र कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो अगर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस की मुलाकात हो रही है वो भी, यानी उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, मिलिट्री सेक्रेटरी भी तो एक लिहाज से जिम्मेदार हुआ ना तस्लीम नूरानी साहब? जी नहीं, वो तो होगा ना, वो तो यानी सुन के और मिनट्स करके, या वो तो है। यहाँ तो मसला ये है ना कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग की गई है। तो कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो तो बगिंग की गई है ना प्रॉपर्ली, ये एलिगेशन ये है। और एक तो होता है ना कि टेलीफोन के थ्रू आप टैप कर लेते हैं टेलीफोन को, और वहाँ से फिर आपकी इंटेलिजेंस शेयर होती है। दूसरा ये है कि आपने किसी के बेडरूम में या किसी के दफ्तर में माइक रख दिए, और वो माइक जो है वो ब्लूटूथ पे है या वायरलेस पे है, और फिर आपने उसकी रिकॉर्डिंग की। तो ये इस केस में तो दोनों किस्म की चांसेस, दोनों किस्म की पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र है। तो यही तो है। तो इस वास्ते तफ्तीश तो बहुत ज़रूरी है कि भाई ये कैसे हो गया। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ISI भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, मगर यूजुअली ISI को जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जाती। मगर मुझे अब इस वक्त सूरत हाल का नहीं पता कि ये भी हो सकता है कि ISI को भी जिम्मेदारी दी गई हो
हो, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो ISI का चीफ होता है उसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है, तो इस वजह से ISI जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों इदारे जो हैं वो किसी मुख्तलिफ डिवाइडेड रोल्स पे काम कर रहे हों। ये लेटेस्ट मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। आपने दुरुस्त फरमाया कि IB और SI की भी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये नूरानी साहब के प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा है और ये 1-on-1 मुलाकात हो रही है। यकीनन एक PM हाउस के किसी बहुत बड़े कमरे नहीं, हॉल में नहीं हो रही होगी, एक छोटे कमरे में हो रही होगी, आमने सामने हो रही होगी, वो तक लीक हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी संगीन नेग्लिजेंस हुई ना, बहुत बड़ी गलती, ब्लेंडर, बल्कि मैं तो लफ्ज़ क्राइम इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आम गुफ्तगू करता होगा ना कि सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्की बैरूनी ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा पेश है दहशत गर्दी के हवाले से, मैं किस किस का जिक्र करूं। तो इन दोनों के दरमियान अगर गुफ्तगू भी बाहर आ जाए और वो बाहर से कहाँ पहुंच जाए, तो इस पर भी अभी तक कोई, जैसे मैंने कहा ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो इतनी बड़ी संगीन नेग्लिजेंस है नूरानी साहब। जी बिल्कुल तशवीशनाक बात है, बिल्कुल तशवीशनाक बात है। कंटेंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन तो एक अलग चीज़ है, मगर द फैक्ट कि अगर प्राइम मिनिस्टर का अपना सेक्रेटेरिएट जो है वो सिक्योर ना हो, तो वो तो फिर देखें ना, बहुत सारी ये तो चलिए सियासी बातें हैं ना जिस पे लोग तंज करते हैं या लोग जो है उसको पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मगर ये भी हो सकता है कि नेशनल लेवल की जो बात है, सिक्योरिटी की जो बात है, फ्यूचर प्लानिंग की जो बात है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हैं। तो इसकी तो बहुत थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका जो है वो किसी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। पहली दफ़ा हुआ है। एक और बात नूरानी साहब, अगर मैं ये आपसे मालूम करना चाहूँ कि ये जो हम हैकर एक बहुत ही एक टर्म इस्तेमाल होने लगी है, और दूसरे चलें पाकिस्तान की हद तक दुरुस्त है, आपको इल्म है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत कोशिशों में लगा रहता है, हायर भी करता है, पकड़े भी जाते हैं हमारे इदारों एजेंसियों के लोग के जो उन्हें मालूमात देते होंगे या और बहुत सारे लोग। तो इस एतबार से दुश्मन मुल्क ख़ास तौर पर हैं जो हमारे, ख़ास तौर एक जो मुल्क दुश्मन है, वहाँ तक अगर ये तमाम बातें पहुँचें सिक्योरिटी के हवाले से, हसास मामलात के बारे में, तो ये तो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ना। मतलब अगर एक कोई इलीगल काम कर रहा है आदमी, तो वो कोई अपने पास रखने के लिए तो नहीं कर रहा होगा, वो पहुंचा ही रहा होगा ना उन लोगों उन तक जिससे वो फ़ायदा उठा सके और जिनकी वो ज़रूरत है। देखिए, हैकर बाहर के तो हो सकते हैं, पर मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि अगर बाहर की एजेंसी करेगी तो वो इंटरनली क्यों लीक करेगी। वो तो इंटरेस्टेड ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मिलती रहे और वो उसके मुताबिक अपने फैसले करते रहें। तो फॉरेन एजेंसी को रिकॉर्ड करके मुल्क के अंदर लीक करना जो है वो हो तो सकता है, बट मैं समझता हूँ ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कोई इंटरनल प्लेयर्स ही हैं जो ये कर रहे हैं। अभी तक 48 गुजर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसकी के बारे में ये कहा कि जो मैं इसकी बड़ी हसास मामला है, अहम मामला है और ये सिर्फ उन तक मामला है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी आज बुलाया जाना था वो मुलतवी कर दिया गया है। तो इंक्वायरी होगी, कमीशन होगी, हस्ब रवायत रिपोर्ट नहीं आएगी और वक्त गुजरने के साथ ये मसला पस मंज़र में चले जाएगा। लेकिन जो डैमेज यानी जो नुकसान हो चुका है या होगा उसका एहसास है मौजूदा गवर्नमेंट को।
देखिए इस चीज़ पर कमीशन बैठनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो रिपोर्ट पब्लिक से शेयर करें। पब्लिक का इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि कौन इसमें ज़िम्मेदार था और कौन इसमें किसका कसूर था। पब्लिक का तो इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि उनको बता देना चाहिए कि हाँ इंक्वायरी हुई है, इसमें जो लैप्सेस हैं वो उनको निशानदेही हो चुकी है और जो मुताल्लिका लोग हैं उनको सज़ा दी जा चुकी है और वो जो लूप होल्स हैं वो प्लग कर दिए गए हैं और आइंदा से ये चीज़ नहीं होगी। पब्लिक तो इसमें इंटरेस्टेड होनी चाहिए और पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि असल में कौन था कौन नहीं था वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंड sort of व्यू। सो देयरफॉर रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए और पब्लिक को ये बताना चाहिए कि हाँ जी हमने इस पे इंक्वायरी की है और इस पे मसले का जो है वो हल तलाश कर लिया गया है और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ये चीज़ नहीं हो सकेगी। नुआई साहब, एक अरसे तक आप सेक्रेटरी दाखिला रहे हैं, यानी वजारत दाखिला की कमान आपके हाथ में रही है, तो आपके दौर में कोई इस तरह का वाक़या हुआ? एक तो खैर ये ठीक है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं हुई, इस तरह मोबाइल भी नहीं आया, लेकिन कोई अगर केस मैंने कल लाइटर वे में आपसे पूछा आखिर में। नहीं बिल्कुल इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई। देखिए जो उस ज़माने में तो बल्कि जो फ़ोन टैपिंग की कैपेबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट के पास होती है, वो मतलब है कि हैकर्स के पास नहीं होती। और उस ज़माने में या तो शायद क्योंकि 18-20 साल गुजर चुके हैं, नहीं 15-16 साल गुजर चुके हैं, तो शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। मगर ये कि हमें इस किस्म की चीज़ जहाँ पर अनऑथराइज्ड लीक्स हुई हो या जहाँ अनऑथराइज्ड बगिंग हुई हो, वो हमारे ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब। और नूरानी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे और ये बहरहाल एक आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन गालिबन अब हर हुकूमत किसी भी शहरी का, अहम बातें छोड़ें, उसका फ़ोन टेप रिकॉर्ड करती है। यानी बग़ैर वज़ारत दाखिला के पुलिस, कोई इदारा, कोई एजेंसी, किसी का मतलब अगर किसी की ज़ाती मसला भी है और वो समझ रहा है कि जी उसको गलत टेलीफोन आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, उसकी फैमिली को धमकियां आ रही हैं और वो फ़ोन टेप होना चाहिए, उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ेकार था कि बाकायदा PTA को, टेलीफोन के डिपार्टमेंट को लिखा जाता था, इदारा एजेंसियाँ टेप करता था और उसके बाद। लेकिन अब तो आपने देखा कि घरों में ही नहीं बल्कि PM हाउस जैसे हसास PM हाउस जैसे मुल्क के सबसे बड़े जिसे कहते हैं इदारे या हुकूमत का मंबा, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ही नहीं, बल्कि अगर एक बहरहाल मरियम नवाज़ बीबी अगर शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रही हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी कर रही हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। सॉरी जिसे मैं कहना नहीं चाहता, क्या ये बिल्कुल एक तो बनाना स्टेट ही का तसव्वुर पेश कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए हम होता है कि मुल्क का सबसे बड़ी आबादी का शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन तबाही और बर्बादी के अपने आखिरी किनारे पर पहुंच चुका है। ये भी अहम बात है और इसका सवाल अभी तक वाज़ेह नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को जो रखा गया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, अब जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, खुद दिया या उनसे लिया गया। मेरे साथ सोहेल शब्बीर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। सोहेल, एक सवाल नहीं बल्कि मैं फौरी तौर पर 2 सवाल करूंगा क्योंकि वक्त कम है। एक तो यही कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और दिया गया, और क्या हम ये समझें कि राना सनाउल्लाह जो यहाँ आए थे उसका ये हिस्सा था कि जो मुआहिदा हुआ था MKM का वफाकी हुकूमत से या PDM से, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं गवर्नर भी कराची का होना था। जी सोहेल।
बिल्कुल मुजाहिद साहब ऐसा ही है। राना सनाउल्लाह जब कराची पहुंचे थे तो जो हमें मालूमात मिली है, इंटरनल मीटिंग में यही बात जो है वो डिस्कस हुई है कि अभी तक जो पीडीएम से इनके मुआहदे हुए हैं उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो फौरी तौर पर जो हमें पता चला कि सबसे पहले मुतालबा किया गया कि कम से कम कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तो एमक्यूएम का लगाया जाए। तो उस पर जो है वो मुर्तजा वहाब को जो है वो एक फेस सेविंग दी गई कोर्ट के जरिए, और उसमें फौरी तौर पर उसमें जो है उन्होंने फेस सेविंग लेते हुए अपना इस्तीफा दिया। और अब जो हमें ज़राए से मालूमात मिल रही है उसके मुताबिक एमक्यूएम ने जो है वो नए एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन सुहेल, मुर्तजा वहाब का तो इसरार है कि उन्होंने इस्तीफा खुद दिया है। बिल्कुल, देखिए ये कुछ चीजें होती है जो फ्रंट पे होती है, कुछ होती है जो बैकडोर होती है। तो बैकडोर जो चीजें हुई है उसकी मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ कि ये प्रेशर में जो है वो इस्तीफा दिया गया है। और ये प्रेशर कब बना? जब वजीर दाखिला हैदराबाद एमक्यूएम के दफ्तर आए थे, उसके बाद ये वफाक में बातचीत हुई है और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो जब से शुरू हुआ है। क्योंकि एमक्यूएम ने बरबला इस बात का इजहार किया कि मुर्तजा वहाब ना तो उनका फोन उठाते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना उनका कोई मसाइल हल करते हैं। तो इस पर जो है वो खासी शिकायत जो है वो की गई है। नए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए खासी जो है वो एमक्यूएम इस टाइम सरगर्म नजर आ रही है, जिसमें सैफुर रहमान जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उनका नाम जोरों पर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो मोहम्मद वसीम है एमक्यूएम राब्ता कमेटी के, उनको और जावेद हनीफ को, ये 3 लोगों के नामों पर गौर है। लेकिन जो हमारी एमक्यूएम के जराये से बात हो रही है तो वो ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाए ताकि वो तमाम लोगों का जो है वो बिल्कुल खुलकर काम कर सके पूरे कराची के लिए। ठीक है, मोहम्मद सुहेल शब्बीर हमें बता रहे थे और उन्होंने उन नामों बताया कि इनमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर मुतवक्को है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।